नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायर के नए प्रोग्राम कृषि की बात इंद्र के साथ में। और जब बात हो रही है कृषि की, तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी बीज की, क्योंकि बीज ही जीवन है। चाहे वो सरसों हो, इंसान या कोई फूल पौधे, वो सब बीज से ही निकलते हैं। और बिना बीज के हम सब और जीवन ही रुक जाएगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब ये जीवन देने वाले बीज जहर में बदल दिए जाएं, तो उन बीजों को क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, भारत के ऊपर एक नया संकट आ चुका है और ये संकट एक बीज के रूप में आया है। ये एक ऐसा बीज है दोस्तों, जिसने किसानों को, हमारी जैव विविधता को, हमारे बीज उद्योग को और साथ ही साथ हम सब के खानों को खतरे में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी, मैं बात कर रहा हूं एक कॉटन के बीज की, जिसे नरमा भी कहा जाता है, HTBT कॉटन, जो देश में बहुत बड़ी तबाही ला रहा है। इसके पहले कि मैं आपको इस बीज के बारे में और बताऊं, शायद से पिछले साल आपको याद होगा कि चाइना से कुछ बीज अमेरिका पहुंचे, पता नहीं कैसे। भारत में भी एक अलर्ट था कि अन्य देशों से भारत में बीज आ रहे हैं। इसे सीड टेररिज्म या बायो टेररिज्म कहा गया। भगवान की दया थी, ऐसा समझिए, या खुदा की रहमत, कि हमारे देश आज भी सीड टेररिज्म से बचा रहा। लेकिन भारत में एक नया खतरा बहुत पहले से पनप रहा है। एक इस प्रकार का कंटैमिनेशन जिससे हम सब के घर, हमारे किसान भाई असुरक्षित हैं। तो मैं फिर से आपका ध्यान लाता हूं HTBT कॉटन के तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये HTBT क्या है? जी, HTBT का मतलब है हर्बिसाइड टॉलरेंट बैसिलस thuringiensis कॉटन। जी, ये एक जैव यांत्रिक बीज है। जैव यांत्रिक, इसका मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है मोंसैंटो बायर कंपनी का। ये एक विदेशी कंपनी है जो बीज को बदलती है, और बीज को ऐसे नहीं बदलती कि एक बीज को दूसरे बीज से मिला के तीसरा बीज निकालती है। जी, ये कभी कभी बीज के अंदर अन्य जीवाणु के DNA और जीन्स को डालती है। जैसे अगर हम अपनी HTBT की बात करें, तो BT जो है, बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया होता है जो आंध्र प्रदेश और कई और जगहों की मिट्टी में पाया जाता है। अब इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने उस बैक्टीरिया को लेके आपके बीज के अंदर डाल दिया, और साथ ही साथ उस बीज में एक ऐसी नई चीज़ डाली कि वो बीज इनके हर्बिसाइड, एक हर्बिसाइड होता है राउंड अप रेडी, उसको भी झेल सके। तो ये एक ऐसा कंप्लीटली कॉर्पोरेटाइज प्रोडक्ट है जो सबसे पहले, जिसके ऊपर पूरा बौद्धिक अधिकार सिर्फ एक कंपनी के ऊपर है, और साथ ही साथ वो बीज को उगाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, उन पे भी जो बौद्धिक अधिकार है वो भी उसी कंपनी के पास है। तो एक तरह से ये मॉडर्न दुनिया का सबसे कॉर्पोरेटाइज चीज़ है। अब देखिए, मैं तो गांव देहात से आता हूँ। हमारे यहाँ बीज तो एक तरह का एक रिश्ता था। बीज कोई बाजार की चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ मानते थे कि जब अपने खेत में खेती हो जाए तो बगल वाले को एक मुट्ठी बीज दे दो, और जब वो वापस उगा के वो अपनी फसल काटता था तो 1 का 1.5 मुट्ठी आपको दे जाता था। लेकिन चलिए, मैं पुराने ज़माने से हूँ, ज़माने बदल गए हैं। आजकल बीज बिकते हैं और मोंसैंटो बायर जैसी कंपनियाँ इन बीजों पे पूरा अधिकार जमाती हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। HTBT का भारत से क्या लेना देना? जी देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2008 में, जब BT2, जो मोंसैंटो बायर का एक पुराना बीज है, थोड़ा थोड़ा फेल होने लग गया। इसका मतलब ये है कि जो पेस्ट थे, जो आपके कीड़े मकोड़े थे, इस कॉटन को खाने लगे। तो 2008 में मोंसैंटो बायर ने कहा कि देखिए भारत सरकार, अब हमारा BT2 तो खुद ही फेल होने लग गया है, तो आप हमारे BT3 के लिए तैयार हो जाइए और हमारी एप्लीकेशन चालू कर दीजिए। भारत सरकार ने भी कहा चलिए ठीक है भैया, हमको भी अपने किसानों को सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी देनी है,
तो आइए चलिए ट्रायल करिए। जब ट्रायल होने लगे तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। जिन प्रदेशों में ट्रायल हो रहे थे, वैसे तो भारत सरकार कहती है और सारी कंपनियां भी कहती हैं कि हम सारे जो तरीके हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रोसीजर हैं, हम फॉलो करते हैं, एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन फिर भी वो प्रोटोकॉल फॉलो करते करते ये बीज जो हैं किसी प्रकार से खेत से बाहर एस्केप हो गए। जीएसी की खुद की जो मीटिंग्स थी, GEAC, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वो संस्था है या वो बॉडी है जो भारत में जितने भी जैव यांत्रिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं उनके रेगुलेशन के लिए बनाई गई है। जब GAC ने परमिशन दी थी मोंसैंटो की सब्सिडरी माहिको को, तो बोला था कि देखिए भैया, ये बीज आपके खेत से निकल ना पाए। ये कहने के बावजूद ये बीज माहिको मोंसैंटो के खेतों से बाहर निकल गए और एक सीजन के अंदर अंदर ही, मेरे हिसाब से साल भर के अंदर ही अंदर, GAC ने भी इस बात को अपनी मीटिंगों में कहा, पर फिर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस बीज को अपने खेत से निकलने दिया। वो सारे लोग अपने धंधे पे वापस गए, 1 रुपए भी ना दिए हुए। कहानी आगे बढ़ने लगी। 2008 से और आगे चीज़ें हुई, ये बीज धीरे धीरे और फैलने लगे और 2016 में ये बीज इतना ज़्यादा फैल गया था कि मोंसैंटो और बायर को शायद से लगा कि अब तो हम गैर कानूनी तरीके से ही भारत में घुस गए हैं, अब कानूनी तरीके से घुसने का क्या मतलब। इसीलिए 2016 में उन्होंने अपनी जो परमिशन थी, अपनी जो एप्लीकेशन थी इस बीज के इंट्रोडक्शन के लिए, उसको वापस ले ली। अब 2017 की मैं बात करता हूँ। 2017 में जो CICR है नागपुर का, उस समय डॉक्टर क्रांति थे वहाँ पे, उन्होंने खुद एक लैब रिपोर्ट निकाली और कहा कि HTBT कॉटन अब भारत के खेतों में मिलने लगा है। बड़ी समस्या आई कि ये जो बीज है, जो एक जैव यांत्रिक बीज है और जो एक ऐसा बीज है जो कंप्लीटली पैटेंटेड है, मतलब पैटेंटेड का कि चाहे उगाए कोई भी, पैसा उन्हीं को जाएगा। आप ऐसे समझिए, जो लोग भारतीय हैं और इस बात को सुन रहे हैं, कि चाहे कॉटन भारत का हो लेकिन पैसा मैनचेस्टर में ही जाएगा या गोरों के पास ही जाएगा। ये एक उस प्रकार की तरकीब थी। तो 2017 में भारत में ये मिलने लगा और साथ ही साथ 2017 तक भारत को ये पता था कि 10% जितना रकबा कॉटन के अंदर है उसका 10% अब HTBT कॉटन के अंडर था। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा जो देश के ऊपर आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री के ऑफिस में उस समय नरेंद्र मोदी जी थे और उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम पता करेंगे कि ये कहाँ से हुई, ये इतना बड़ा बायो हैज़र्ड और एक तरह का जो एक इतना बड़ा कंटैमिनेशन है शुरू कैसे हुआ। वो कमेटी बनी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ लिखा था कि उन्होंने जो 14-15 जीनोटाइप्स और बीजों को स्टडी किया, वो सारे के सारे भारत के अंदर ही उनका उत्पादन हो रहा था और चंद कंपनियां, उनकी अंग्रेजी में रिपोर्ट में लिखा था कपल ऑफ कंपनीज को अगर आप हिंदी में बदलें तो मतलब है 2 कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। शायद से भारतीय रिपोर्ट वालों ने या जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखी, शायद से उनको थोड़ी सी उन्होंने भाषा में गलती कर दी, तो इसीलिए कहते हैं शायद से कुछ चंद कंपनियां थीं जो ये काम भारत में कर रही थी। फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई पेनल्टीज दी गई और ना ही इसका जो रकबा है वो कम हुआ। यहां तक कि 2017 से आज तक, अभी हिंदू बिजनेस लाइन में कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 70 लाख पैकेट भारत में इस समय हैं और 70 लाख पैकेट पूरे भारत देश में नहीं, 70 लाख पैकेट केवल सदर्न स्टेट्स में हैं। सदर्न स्टेट्स का मतलब है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और अभी तक ये पैकेट्स नॉर्थ इंडिया मतलब पंजाब और बाकी मालवा बेल्ट जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है वहां तक पहुंचे भी नहीं हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई, उनकी कमेटी बैठी, उसके कंक्लूजन्स निकले और उसके बाद भी ये जो HTBT कॉटन है ये बढ़ता रहा और इस तरह बढ़ता रहा कि आज की तारीख में ये 70 लाख पैकेट भारत में कहीं ना कहीं बीजे जा चुके हैं। नेचुरली एक दूसरा सवाल फिर आदमी सोचता है कि भैया ये 70 लाख पैकेट का प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है। इसके लिए चाहिए बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग, बहुत सारा तकनीकी ज्ञान। तो ये बीज बन कहाँ रहे हैं? आज तक इसका उत्तर न सरकार दे पाई है और ना बीज उद्योग। अब देखिए, यहाँ पे मेरा मानना है कि बीज उद्योग भी, भारतीय जो बीज उत्पादक हैं
उनको उन पर भी निशाना कसा गया है। क्यों? मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से और कई और एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि HT-BT कॉटन का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय बीज उद्योग को ख़त्म करने के लिए। और इसके उदाहरण क्या हैं? मैं आपको 2019 के पास ले जाता हूँ, 20 और 18, जब कुछ जो छोटे और मध्यम बीज उत्पादक हैं और भारत के अन्य कॉटन सीड प्रोडक्शन वाले लोग हैं, उनके कई बार उनके बीज लॉट्स में HT-BT कॉटन का बीज पाया गया। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे उनका सीड प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ पे या तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जानबूझ के जाके ये बीज फेंके, जहाँ पे ये बीज पनप गए और फिर उनके सीड लॉट्स तक पहुँच गए। इसको भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा क्राइम माना और उन सारी छोटी और मध्यम कंपनियों के खिलाफ केसेस किए, FIR किए। कई कंपनियां बंद होकर कॉटन बिजनेस छोड़ के चली गईं और इसके कारण भारत में एक नया वैक्यूम बनने आ गया। हर साल, और मानिए हर साल 2017 से जो भारतीय कंपनियां हैं वो कई 100 करोड़ के लॉसेस बता रही हैं सिर्फ कॉटन सीड बिजनेस में, क्योंकि HT-BT कॉटन इलीगली आ रहा है। एक तरह से आप समझें तो ये एक माफिया राज है और एक शैडो इकोनॉमी है, जो ना ही जो एक तरफ तो मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है और दूसरी तरफ भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों और जैव विविधता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन के आ रहा है। और अगर जैव विविधता की बात की जाए तो जैव विविधता पे खतरा इस तरह बन रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो कॉटन होता है, शायद से कई लोग आप जानते होंगे कि वो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है। जो विदेशों में जो कॉटन होता है वो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है। और इसमें क्या एक मोटा अंतर ये है कि जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है वो हमारे हैंडलूम्स और हमारी खुद के छोटे उद्योगों के लिए अच्छा है, और जो लॉन्ग स्टेपल है वो मशीनों के लिए। तो अंग्रेज़ी हुकूमत के समय से कई सारे प्रयास हुए कि भारत के अंदर छोटा ये शॉर्ट स्टेपल कॉटन हटाया जाए और लॉन्ग स्टेपल कॉटन लाया जाए, लेकिन किसी प्रकार से हमारा जो रेजिलियंस थी, हमारी जो शक्ति थी, हमने अपने देसी बीज नहीं छोड़ा। लेकिन आज की तारीख में ये हो गया है कि 99% बीज और 99% जो रकबा है कॉटन का वो इस समय BT2 के अंदर है, और उसी 99% के रकबे के अंदर अब HT-BT कॉटन बढ़ रहा है। जहाँ तक बात है हमारे जैविक बीज की और हमारी जो जैव विविधता है बीजों की, वो सारी की सारी एक तरह से सर्वनाश हो गया है उसका। कहाँ पे पहले तो ऐसे मिसाल दी जाती थी कि हमारे विदर्भ के अंदर जो कॉटन होता था, गुजरात के अंदर कॉटन होता था, बाकी नॉर्थ इंडिया पंजाब के अंदर कॉटन होता था, वो सारी वैरायटियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। और उसके रिप्लेसमेंट में क्या आया है? उसके रिप्लेसमेंट में एक दुनिया का बहुत सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज्ड बीज आया है। हमारी माँओं, हमारी बहनों के हाथ से हमारे बीज छीन लिए गए हैं और बाज़ार के पास वो सारे बीज हैं। आजकल बाज़ार बताता है कि कौन सा कॉटन का बीज लगाना है और कौन सा नहीं। तो ये खतरे हैं जैव विविधता पे। अगर अब वापस थोड़ा उद्योग की तरफ आए तो एक तरफ जो है ये इसका रकबा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोग जो है कॉटन सीड बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर मुख्य बात यह है जानना कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है मार्केट में, और एक तरह से ये जो बीज है ये पेपर में तो इलीगल है लेकिन प्रैक्टिस में ये लीगल बनता जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई नई चीज़ है, क्या ये पहली बार हो रहा है? जी नहीं। अगर हम बात करें BT1 के इंट्रोडक्शन की, तो मैं आपको ले जाता हूँ लेट 1990s में, जब गुजरात में पहली बार एक BT1 का बीज पाया गया। उसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं नवभारत केस की तरह, जहाँ पे नवभारत एक सीड कंपनी थी, जहाँ पे उनके सीड लॉट्स में हमें फर्स्ट टाइम BT1 मिला। जब वो बीज मिला उसके बाद कई सारी तहकीकातें हुई, कोर्ट केसेस चले, लेकिन जब तक वो केसेस किसी निष्कर्ष में पहुंच पाए तब तक BT1 की परमिशन भारत में दे दी गई थी। अब कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि HT-BT कॉटन के साथ भी यही हो रहा है, जहां आज की तारीख में चंद कंपनियां या कपल ऑफ कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं और कुछ ऐसे ब्लैक मार्केट ट्रेडर्स हैं जो उस पर मुनाफा कमा रहे हैं। बाद में जाके ये सारा का सारा पैसा ट्रेड ओनर और इसका जिनके ऊपर बायर मोंसेंटो के ऊपर जाके पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास पैटेंट है इस पूरे बीज के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 70 लाख बीज की जो इकोनॉमी है, जो शैडो इकोनॉमी है, जो हर साल बीज निकाल रही है, कर रही है, इसके कुछ ना कुछ तो लोग इनकी मदद कर ही रहे होंगे ना। जी हाँ, और ऐसा नहीं कि ये लोग उनकी चुपके मदद कर रहे हैं, लोग इनके सामने आगे बढ़ के मीडिया में आके इनकी मदद कर रहे हैं। तो अनिल घनवट की संस्था ने आगे बढ़ के मदद की और इस बीज को फैलाने में पूरा ब्लैक मार्केट और माफिया का साथ दिया।
तो आप सोच रहे होंगे इतनी सारी बातों का आपसे क्या रिश्ता। जी देखिए, भारत में ऐसा होता है कि कॉटन सीड का जो तेल है वो हमारे वनस्पति से लेकर डालडा में मिलाया जा रहा है, और कॉटन सीड अपने में ही एक नया ब्रांड बन गया है। चाहे वो गुजरात हो या साउथ इंडिया, कॉटन सीड तेल धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन अब आप सोचिए, क्या आपको अब कनेक्शन समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको अब समझाता हूँ। ये HTBT कॉटन, जिसके ऊपर कोई बायोसेफ्टी नहीं हुई है, जिसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं हुई है, अपने आप कॉटन सीड बन के इन सारी मिलों में जा रहा है जहाँ पे इनका तेल निकाला जा रहा है। तो और ये तेल आपके घरों में पहुँच रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि इस बीज के अंदर राउंड अप रेडी हर्बिसाइड स्प्रे किया जाता है। अब आपने अगर राउंड अप रेडी के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 2-3 बिलियन डॉलर्स दिए जा रहे हैं एक एक व्यक्ति को, उनको कैंसर हुआ इस हर्बिसाइड की वजह से। और भारत में आज की तारीख में यह हर्बिसाइड इस बीज के द्वारा हम सब की थालियों में पहुंच रहा है, हमारे समोसों में पहुंच रहा है, हमारी जलेबी में पहुंच रहा है, हमारे पकौड़े में समझ रहा है। और हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम जो है अच्छे पकवान अपने लिए खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, असली में अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।